हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर होने वाला है जिसपे हम लोग राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में जो दूसरा टॉपिक है उसे कवर करेंगे, द राइज ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। ड्यूरिंग 1750s there was a rise of new middle class in the European society due to the rapid growth of industrial revolution। अभी याद करो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इतिहास में बैकग्राउंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी चल रहा था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने की वजह से क्या हो रहा था कि इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए लोगों की जरूरत थी, वर्कर्स की जरूरत थी। अब ये वर्कर्स आएंगे कहां से सर? अब जाहिर सी बात है जो एलीट और एरिस्टोक्रेट्स हैं वो लोग तो मामूली सी सैलरी के लिए जाएंगे नहीं इंडस्ट्री में काम करने के लिए। तो फिर सर कौन करेगा वहां पे काम? ये सवाल आता है ना सर। जो गरीब लोग हैं ना, जो काफी गरीब लोग हैं, जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, वो लोग वहां जाएंगे काम करने के लिए और उनको जब एक फिक्स्ड जॉब, फिक्स्ड सैलरी मिलने लगेगी तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ेगा और वही जो है बनेंगे मिडिल क्लास। ठीक है, तो इतिहास में अगर देखा जाए तो मिडिल क्लास ऐसे ही आए हैं। ऐसे भी आप देखिए, एग्जांपल ले सकते हैं किसी भी ऐसे इलाके का जहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है, तो वहां आसपास में भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज बनेंगी तो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग जो है वहां पे आसपास में रहने के लिए कॉलोनीज बनाएंगे। अब अगर एक कॉलोनी बन जाती है तो वहां पे दुकानें खुलने लगेंगी, होटल्स खुलेंगे, रेस्टोरेंट्स खुलेंगे। तो इस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहां पे जो है, अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज लोग करने लगते हैं। तो मिडिल क्लास जो है ऐसे जो है वो राइज करता है। आगे बात समझ में? चलिए, तो मिडिल क्लास को तो हमने समझ लिया। ऑल द एरिस्टोक्रेसी और द एलीट क्लास एंड द पुअर पीजेंट्री वाज ऑलरेडी प्रेजेंट देयर फ्रॉम ओल्ड टाइम्स। The basic structure of these three societies was as follow। तो ये जो दो आप देख रहे हैं ना, एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्री, पीजेंट्री मतलब पुअर क्लास, ये लोग पहले से प्रेजेंट थे। बीच में कौन आया भाई? बिजनेसमैन, मिडिल क्लास आया है। देखो, एरिस्टोक्रेसी में आ रहे हैं एलिट। एलिट लोग जो है स्मॉल ग्रुप्स हैं, मतलब पॉपुलेशन में कम है, डोमिनेंट एंड पावरफुल है। इस बात को याद रखना कि ये डोमिनेंट है, पावरफुल है, नंबर में कम है बॉस, पैसा बहुत है इनके पास और पावर भी बहुत है। ठीक है, फिर मिडिल क्लास में कौन? तो मिडिल क्लास जैसा कि मैंने बताया, तो ये लोग जो है ये बाद में आए हैं। जो लोग जॉब करने लग गए या थोड़ा बहुत पढ़े लिख करके कोई जॉब करने लग गया वो लोग है। एजुकेटेड बिजनेसमैन भी इसमें आएंगे, क्लर्क्स आएंगे, डॉक्टर्स आएंगे। ठीक है, बिजनेसमैन मतलब कि एक दुकान लगाने वाला से लेकर के एक ट्रेडर तक, ये सारे के सारे मिडिल क्लास में आ रहे हैं। और पीजेंट्री में अभी भी वही सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आ रही है। इसमें वही पॉपुलेशन कौन है? मेजॉरिटी पॉपुलेशन पुअर वर्कर्स। ठीक है, आफ्टर लुकिंग एट these three different sections of society, it was again very difficult to provide them a sense of national identity. So what was the idea to bring them together? बात यहां पे कहने की ये है कि ये जो तीनों सेक्शन है एक सोसाइटी में रह रहे हैं, एरिस्टोक्रेसी है जो सुपर रिच है, मिडिल क्लास जो कि अभी अभी आए हैं, साथ ही में यहाँ पे पीजेंट्री जो गरीब लोग हैं। ठीक है, इन तीनों को आप एक नेशनल आइडेंटिटी कैसे दे सकते हैं, यानी कि एक एहसास कैसे दे सकते हैं कि हम सब एक हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था वहां पे। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर जो आप देखिए एक बार, इट वाज द आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म टू ब्रिंग देम ऑल टुगेदर। तो इसीलिए आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म को लाया गया इन सभी अलग अलग वर्गों को एक साथ करने के लिए, ताकि ये लोग जो है ना एक नेशन, एक राष्ट्र को पहचान सकें और एक साथ एकजुट होकर के आगे बढ़ सकें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आप देखें कि लिबरल नेशनलिज्म है क्या। द कंसेप्ट ऑफ लिबरल नेशनलिज्म emerged फॉर ग्रांटिंग इंडिविजुअल फ्रीडम टू द पीपल बाय अवेलिंग इक्वल राइट्स एंड अबॉलिशिंग द स्पेशल स्टैंडर्ड्स प्रोवाइडेड टू द प्रिविलेज्ड क्लास। अगर आप एक क्लास में बैठे हैं और मैं क्या करूं कि जो बच्चे टॉपर्स हैं मैं उनको ज्यादा वैल्यू देने लगूं, या फिर जो बच्चे कमजोर हैं मैं उनको ज्यादा वैल्यू देने लगूं, तो ये कोई सही बात तो है नहीं, इक्वालिटी तो है नहीं। तो इसीलिए जरूरी ये है कि जो लोग प्रिविलेज्ड हैं और जो लोग नहीं प्रिविलेज्ड हैं उनके बीच में आप कोई अंतर अपने तरफ से ना करें। तो एक समाज में, एक अच्छे समाज में, एक आइडियल समाज में ये चीजें बहुत जरूरी है, ताकि लोगों को एक दूसरे के प्रति भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष, जलन इत्यादि भावनाएं ना आ सकें। तो ये यहां पे भी लिबरल नेशनलिज्म के कंसेप्ट में काफी जरूरी है। In this way it ensured a sense of collective belongingness। कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस इसी से आएगी कि सब कोई एक बराबर है, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है।
people as they belong to a nation where all are treated equally, and this is how the idea of nationalism was infused in the mind of people. और इसी प्रकार से नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की जो भावना है उसे लोगों के मन में जो है उसे बिठा दिया गया। भारत जो है देश हमारा, इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास न जाने कितने रिलीजन, कितने कास्ट, कितनी अलग अलग एथनिसिटी के लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब एक हैं। हमारे लिए हमारा राष्ट्र जो है वो सर्वोपरि है। तो इस भावना को हमारे मन में डाला गया है इतने सालों में। तो फ्रांस में, या यूं कहिए कि कहीं पे जहां पे नेशनलिज्म लाना रहा है, वहां पे इस चीज को काफी ज्यादा आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे लिबरल नेशनलिज्म है क्या। Besides, it had brought other important changes to the newborn society after the fall of Napoleon. अब हमने याद कीजिए कि पढ़ा था अभी ठीक ही इससे पहले कि नेपोलियन को हरा दिया गया था बैटल ऑफ वाटरलू में। 1815 में नेपोलियन हारा, तो भाई अब कौन आएगा, ये हमने देखा था इससे पहले। ये देखिए 1799 से 1815 तक नेपोलियन, इसने राज किया, इसने रूल किया। अब इसके बाद कौन आएगा, ये एक मेजर क्वेश्चन है। बीच में हम लोग डिस्कस करने लग गए थे कि नेशनलिज्म को हमने देखा मिडिल क्लास का इमर्जेंस कैसे हुआ, जो कि क्लास 9th में भी आपने देखा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है नेपोलियन के बाद और लोग किसकी गवर्नमेंट आती है, कौन रूल करता है। चलिए एक बार और लिबरल नेशनलिज्म में कुछ पॉइंट्स रह गए, उनको देख लें। इट एम्फसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। ये बहुत जरूरी है, एक मोनार्की में कभी भी गवर्नमेंट कंसेंट की नहीं हो सकती है। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये जो है वो नियम है। कोई गवर्नमेंट अपने मन की नहीं बना सकता है। और अगर राजा का बेटा राजा बनेगा और वही जो है अगर एक सुप्रीम रूलर रहेगा, तो जो उसके मन में आए वो कर सकता है। The end of clerical privileges was still there, but now liberals also stressed the inviolability of private property. यानी कि वहां पे जो क्लरिकल प्रिविलेजेस हैं, यानी कि जो क्लरिक्स थे, जो पादरी वर्ग के लोग थे, उनको अभी भी प्रिविलेज दिए जा रहे थे। लेकिन अब यहां पे आप देख रहे हैं कि जो लिबरल्स है वो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी पे काफी ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब ही हो गया यहां पे कि लोग जो है वो डेवलप कर रहे हैं, लोगों के पास प्रॉपर्टी हो रही है, का मतलब है कि डेवलपमेंट हो रहा है। एबॉलिशन ऑफ स्टेट इंपोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान ले जाओ तो वहां पे आपको टैक्स ले लिया जा रहा है, तो इसे एबॉलिश कर दिया गया, कहा गया इसकी कोई जरूरत नहीं है। 1834 इन 1834 ना कस्टम यूनियन ज़ोल्वेरिन, ये याद रखेंगे, हाँ ये याद रखना जरूरी है। ज़ोल्वेरिन वाज फॉर्म्ड व्हिच abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2। यानी कि ज़ोल्वेरिन जो है कस्टम यूनियन था, इसे आप हमेशा याद रखेंगे, ये क्वेश्चन में आ सकता है। और यहां पे क्या किया गया, टेरिफ बैरियर्स को भी हटा दिया गया और करेंसी जो कि आप जाते, अब आप बताओ ना, भारत जो एक देश है इसमें इतने सारे राज्य हैं, करेंसी यहां पे कितनी, सिर्फ एक करेंसी है। लेकिन अगर आप बताइए कि आपको अगर केरला से जम्मू आपको एक सामान लेकर के जाना है, बीच में जितने भी राज्य आएंगे उतने में आपको टैक्स देना पड़ेगा या वहां पे करेंसी एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो क्या ये कोई समझदारी की बात है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए करेंसी को भी यहां पे कम कर दिया गया, सिर्फ 2 कर दिया गया। इन सब बातों को याद रखेंगे। अब चलिए अगला टॉपिक है कंजर्वेटिज्म एंड रेवोल्यूशनरीज। तो सर ये कंजर्वेटिज्म अभी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? तो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग ये देखने वाले थे कि 1815 के बाद गवर्नमेंट कौन बनाएगा, तो सर कंजर्वेटिस्ट ही गवर्नमेंट बनाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये कंजर्वेटिस्ट हैं कौन? तो जो रूलिंग क्लास जो पहले आपने देखा था 1789 तक, जो रूलिंग क्लास जो रूल कर रहा था, जो मोनार्क रहा था फ्रांस में, वही जो रूलिंग क्लास है उसी को हम लोग कंजर्वेटिस्ट्स कहेंगे। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? पुरानी सोच वाला। तो यहां पे भी जो कंजर्वेटिव्स हैं, इनकी जो सोच है वो पुरानी है, वो भी पुराने ढर्रे पे रूल करना चाहते हैं। अब हुआ यूं कि 1789 में पहली बार जो है वहां पे रिवॉल्यूशन हुआ। 1791 में जैसा कि आपने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है, बढ़ते गया सब कुछ, फाइनली नेपोलियन। लेकिन 1815 के बाद फिर से इन कंजर्वेटिव्स को मौका मिल गया कि चलो फिर से गवर्नमेंट बना लेते हैं। वही कंजर्वेटिव्स जिनको 1789 के विरोध में या विद्रोह में गरीब लोगों ने, थर्ड स्टेट ने जिनका विरोध किया था, वही फिर से अब वापस आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए देखते हैं।
कमिटमेंट टू ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड अपोजिशन टू चेंज और इनोवेशन इज कॉल्ड कंजर्वेटिज्म। ये कंजर्वेटिज्म का मतलब है। कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड दैट मॉडर्नाइजेशन ब्रॉट बाय नेपोलियन हैज हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ कल्चर। कंजर्वेटिव्स जो है वो जो बदलाव नेपोलियन के द्वारा किए गए थे उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे। वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते कि यार क्या कर दिया तुमने, यार हमारा पहले वाला तो कितना अच्छा था। Thus they thought conservatism is best, though some thought vice versa। दोनों तरह के लोग हैं। कंजर्वेटिस्ट ये सोच रहे हैं कि यार कंजर्वेटिज्म ही बेस्ट है। अब यार अपनी भलाई तो हम सब सोचते हैं, अपने लिए अच्छा हमें तो वही सही लगेगा। Thus they thought conservatism is best। इन्होंने सोचा कंजर्वेटिज्म बेस्ट है। The Treaty of Vienna was signed to reverse these changes made by Napoleon and for Europe settlement। तो नेपोलियन को हरा दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उससे एक ट्रीटी जो है वो साइन कराई जाती है। ट्रीटी ऑफ वियना जो है उसको कहा गया है साइन कराई जाती है। क्यों? क्योंकि नेपोलियन ने जो चेंजेस लाए थे फ्रांस और फ्रांस अधिकृत जो और भी इलाके थे जहां उसकी आर्मी घुस गई थी, वहां पे जो बदलाव लाए थे उनको रिवर्स करने के लिए नेपोलियन के साथ एक ट्रीटी साइन की गई जिसका नाम क्या है? ट्रीटी ऑफ वियना। आप इसको याद रखेंगे। अभी आगे देखते हैं इसमें क्या है। आफ्टर ट्रीटी ऑफ वियना, ये शॉकिंग होने वाला है, ठीक है। आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वियना बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड अगेन। ये वही बर्बन डायनेस्टी है जिसे 1789 में जिसका विद्रोह किया गया था और 1791 के बाद उसे नीचे उतार दिया गया था गद्दी से। ये वही बर्बन डायनेस्टी। और जहां तक आपको याद होगा तो लुई 16 को गिलिटिन कर दिया गया था, उसे मौत की सजा दे दी गई थी। लेकिन यहां पे जो है आप देख रहे हैं कि वही सेम बर्बन डायनेस्टी जिसको लुई 16 बिलोंग करता था वो वापस आ गई। वही वापस आ गई। उसके जो भी आगे के वंशज रहे होंगे उन्होंने रूल संभाल लिया। मेरे ख्याल से एक बार आप चेक कर लीजिएगा, शायद लुई 18 ने उस वक्त जो है वो गद्दी संभाल ली थी, ठीक है। तो बर्बन डायनेस्टी फिर से आ गई का मतलब सीधा है भाई, मोनार्की आ गई। लो भाई 1789 के बाद से हमने इतनी मेहनत की, इतने मेहनत से हमने जो है मोनार्की को बाहर भगाया और हमें क्या देखने को मिल रहा है कि फिर से मोनार्की आ गई 1815 में। जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो थर्ड स्टेट के जो रेवोल्यूशनरीज थे, जैकोबिन क्लब्स थे, वो सारे के सारे फिर से सिर पे हाथ देकर के बैठ गए कि यार इतने साल के बाद फिर से अब हम लोगों को जीरो से लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। ये जो ट्रीटी ऑफ वियना के बाद ये जो चेंजेस को रिवर्स करना था ना, तो इसकी एक कमेटी बनाई गई कि नेपोलियन ने जो बदलाव लाए हैं उनको रिवर्स कैसे करना है। तो एक कांग्रेस का गठन किया गया जिसे होस्ट कौन कर रहा है? ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। नाम याद रखेंगे। न्यू बाउंड्रीज वर सेटिंग सीरीज ऑफ स्टेट टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन। अब इससे पहले तो हो चुका था। फ्रांस तो भाई जो फ्रेंच आर्मी थी वो तो भाई बगल के देशों में घुस गई थी, ठीक है। बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड और इटली के भी कुछ हिस्से में घुस चुकी थी। तो बाउंड्री को कुछ इस प्रकार से बनाया गया कि दोबारा फ्रेंच आर्मी ये गलती ना कर सके, इसको कूद करके ना पार कर सके, ठीक है। ये समझ गए आप? अब क्या हुआ? ओनली द कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स मेड बाय नेपोलियन रिमेन्ड अनटच्ड। कुछ चीजें थी जो नेपोलियन ने अच्छा काम किया था उसको रहने दिया गया। जो लगा कि नहीं ठीक है इसको हटाने की जरूरत नहीं है, ये आगे भी जरूरत पड़ सकता था, उसको रहने दिया गया, ठीक है। अब देखिए, अब आप पूछेंगे कि सर वो जो इलाके जो नेपोलियन ने कब्जा करके रखा था या फ्रांस के कब्जे में था, फ्रेंच आर्मी के कब्जे में था, उनका क्या हुआ? अब तो वहां से फ्रेंच आर्मी का साया हट चुका है, वो जगह तो वापस से आजाद हो चुकी है। उनका क्या हुआ? तो चलिए देखते हैं। रशिया वॉज गिवन अ पार्ट ऑफ पोलैंड व्हाइल प्रशिया वॉज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सनी। तो इस तरह से वो जो एरियाज थे उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अलग अलग देशों ने ले ली कि ये हमारे अंडर में है। द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन। देखिए उद्देश्य यही था कि फ्रांस में फिर से कंजर्वेटिस्ट की सरकार आ गई। उद्देश्य यही है सर कि कंजर्वेटिस्ट तो यही चाहेंगे ना कि जो नेपोलियन ने जिन राजाओं को गद्दी से हटाया और उनके एरिया को कब्जा कर लिया, उन राजाओं को फिर से उनका एरिया दे दिया जाए। क्योंकि एक कंजर्वेटिस्ट अगर कोई रूलर है तो वो तो दूसरे कंजर्वेटिस्ट रूलर का भलाई ही चाहेगा भाई। तो ये यहां पे ये हुआ ऐसा। एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप एंड दस सेंसरशिप एंड ओल्ड कंजर्वेटिज्म वाज रीएस्टैब्लिश्ड।
और फिर से यूरोप में एक कंजर्वेटिस्ट ऑर्डर की शुरुआत हो गई, और जो पुरानी चीजें जो हमने देखी थी, जो 1789 से पहले जो कुरीतियां थी, वो फिर से लागू हो गई। मतलब आप कह लें कि जो थर्ड स्टेट, जो गरीब स्टेट है, उसका हालत फिर से वही होने वाला है सर, वो लोग वहीं पहुंचने वाले हैं। अब आ जाते हैं रेवोल्यूशनरीज पर। तो सर ये जो रेवोल्यूशनरीज हैं, ये वही है थर्ड स्टेट के जो लोग हैं जिन्होंने जैकोबिन क्लब्स बनाए थे। उन लोगों को इस बात से काफी झटका लगा। उन्हें लगा कि हमने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो भी बाप दादाओं ने इतनी मेहनत की, लड़ाइयां लड़ी, कितने तो शहीद हो गए, जा करके किसी तरह से ये मोनार्की, ये कंजर्वेटिज्म को उन्होंने हटाया, और फिर से वापस से क्या होने वाला है? वापस से फिर से वही सब कुछ रिस्टोर होने वाला है, यानी फिर से हमारे बुरे दिन आने लग गए। अब वो क्या करेंगे? सवाल ये उठता है, वो क्या करेंगे? चलिए देखते हैं। अब ये जो रिवोल्यूशनरीज हैं, ये फिर से एक्टिव होंगे। सबसे पहले तो आप जान ले, ये फिर से एक्टिवेट होंगे। आफ्टर द एडवेंट ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोनार्की, सेंसरशिप एंड अदर रेस्ट्रिक्शंस वर आल्सो इम्पोज्ड। क्योंकि फिर से सेंसरशिप और जितने भी अलग रेस्ट्रिक्शंस थे वो लागू कर दिए गए थे। अच्छा हाँ, सेंसरशिप में एक बात और आप जान लें। सेंसरशिप जब वहां पे मोनार्की ने लगा दिया फ्रांस में, तो आप एक बात तो क्लियर कर लें कि आप कोई और पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं फॉर्म कर सकते हैं। आप जो है ओपनली गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ बोलना तो भूल जाइए, आप मीटिंग्स तक नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए लोग क्या करते थे कि अगर जो राजा है या जो मोनार्की है, उसके अगेंस्ट में अगर ये लोग कुछ प्लान भी कर रहे होते थे ना, तो ये लोग जो है सीक्रेट तरीके से करते थे। इसीलिए इनको हम लोग सीक्रेट सोसाइटीज भी कहते थे, अंडरग्राउंड सोसाइटीज, सीक्रेट सोसाइटीज। ज्यादातर रात में मीटिंग्स करते थे, या फिर ऐसी जगहों का इस्तेमाल करते थे जहां पे वो उन्हें कोई देख नहीं सके, क्योंकि डर था भाई, अगर पता चल जाता कि मोनार्क के अगेंस्ट में आप साजिश कर रहे हो तो फिर आप गए, और आपकी सोसाइटी भी गई, सारे के सारे मेंबर्स भी गए। ठीक है, तो ये जो है लोग जो है फिर से एकजुट होने लग गए थे। हेंस अ न्यू ग्रुप ऑफ रेवोल्यूशनरीज अरोज। गिउसेप्पे मजीनी, इनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे भारत में जब आप बात करते हैं आजादी की, तो इसमें बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, एक नाम नहीं है। तो उन्हीं में से, उसी तरह से फ्रांस में अगर आप बात करते हैं 1850 के बाद, 1815 के बाद से फिर से जो रेवोल्यूशन की लहर आई, तो उसमें इनका नाम सबसे आगे आता है। ये काफी प्रचलित नाम है, इनके बारे में जानते हैं। He was a 24-year-old Italian revolutionary born in Genoa, 1807. He was a member of secret society in Carbonari, formed two other secret societies. ये secret society के एक मेंबर थे, और इन्होंने दो secret societies फॉर्म भी की थी। नाम क्या है? यंग यूरोप इन बर्न एंड यंग इटली इन मार्सेले। ये ना सिर्फ एक मेंबर थे एक सीक्रेट सोसाइटी के, बल्कि एक ऐसे रिवॉल्यूशनरी थे जो कि इन्होंने दो और सीक्रेट सोसाइटीज अपने बलबूते पर बनाई भी, लोगों को ऐड किया उसमें, और उसमें वो लोग जो है डिस्कशन भी करते थे कि कैसे आगे की लड़ाई लड़नी है। He believed that God had intended nations to be natural units of mankind. इनका यह मानना था कि जो मैनकाइंड है उसे कोई बांध नहीं सकता है, उसे कोई रूल नहीं कर सकता है। यानी कि आपने अगर जन्म लिया है तो आपको आजादी जो है वो मिलनी ही चाहिए। सोच की आजादी हो, या जीने की आजादी हो, पैसा कमाने की आजादी हो, घूमने की आजादी हो, आपको मिलनी चाहिए। और अगर कोई आपको जो है, अगर आपका गला घोट रहा है तो वो गलत है। अगर आपको रोक रहा है इन सब चीजों को अवेल करने से, अधिकारों को अवेल करने से, तो वो गलत कर रहा है। तो ये गिउसेप्पे मजीनी थे। खास बात ये थी इनके बारे में, थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी भी आप ले लें। 24 साल के थे, काफी जोश में थे, और जेल भी गए कई बार, लेकिन फिर भी इनका जो मनोबल है वो हमेशा ऊपर लेवल पर रहा, कभी भी टूटा नहीं। तो इनके बारे में इतनी जानकारी काफी है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं एज ऑफ रिवॉल्यूशन। तो 1800, आप ये मान लें कि 1815 में जो ओल्ड कंजर्वेटिव रेजिम जो फिर से जो ऑर्डर पर आई, फिर से रूल पर आई, तो इन लोगों को कम से कम और 15 साल लगे एकजुट होने में, प्लान बनाने में, प्लान ऑफ एक्शन जो है वो तैयार करने में, एकजुट होने में 15 साल और आप लेकर के चले। ठीक है, इसीलिए मैंने यहां पे बताया कि 1830 से 48 तक अब जो कुछ भी होगा वो हम लोग जानेंगे। 15 साल का गैप आप मान ले कि इनको तैयारी करने में ही लग गया भाई। जो फिर से जो ताकत जुटाने में जो इन्हें समय लगा, ये वही समय है। ठीक है,
As conservative regimes were consolidating their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, and it began from France in July 1830. बात है जुलाई 1830 की। आप कहें तो 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें कि नेपोलियन को हराया गया, उसके बाद जो है वही ओल्ड कंजर्वेटिव रेजिम यानी बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया गया। और 15 साल की मेहनत मशक्कत के बाद फाइनली जो रिवॉल्यूशनरीज थे, इंक्लूडिंग द गिसेप्पे मजीनी, जो उन्होंने जो रिवॉल्यूशनरीज को चार्ज किया, और भी बहुत सारे ऐसे रिवॉल्यूशनरीज थे, ऐसे नाम थे, तो इन लोगों ने 1830 में एक तरह से कहें कि एक पहली कामयाबी हासिल की। क्या थी वो कामयाबी, चलिए देखते हैं। फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फिर से आ गई 1830 में, विद लुइस फिलिपी बर्बन डायनेस्टी ओवरथ्रोन। यानी कि इसका मतलब यही होता है ना कि फ्रांस में 1830 में रेवोल्यूशनरीज ने फिर से एक रेवोल्यूशन किया, और वहां पे जो बर्बन डायनेस्टी के जो भी राजा रहे होंगे उस वक्त, उनको ओवरथ्रो कर दिया, गद्दी से उतार दिया, और वही उसी गद्दी में एक लुइस फिलिप नाम के एक व्यक्ति को वहां पर बैठा दिया। अब आपको बताना चाहूंगा कि लुइस फिलिप जो है एक्चुअली में वो एक तरह से कहे तो इन्हीं का एक इन्हीं की कठपुतली थी। इन्होंने ही उसे बनाया था कि ताकि ये लोग उसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो कठपुतली राजा आप उसको एक तरह का समझ सकते हैं। किसको? तो भाई हमारे लुइस फिलिप को। और वहां पे क्या आ गई? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि मोनार्की अभी भी है सर, लेकिन जो रूल जो कुछ भी होगा वो कैसे होगा? वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार होगा। ठीक है, यानी कि राजा जो है अपनी मर्जी से रूल नहीं कर सकता है। क्या डिफरेंस है मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में? अगर मैं एक राजा हूं, ठीक है, और मैं मोनार्क को फॉलो कर रहा हूं, मैं एक राजा हूं, मैं जो मर्जी आए वो करूंगा। मान लो कोई मेरे फ्रेंड का लड़का आया, या मेरा फ्रेंड ही आ गया कोई गलती करके, तो मैं उसकी सजा माफ कर दूंगा जो मैंने माफ किया। वही कोई और आ जाएगा जो कि मुझे पसंद नहीं है, सेम लेवल का काम करके, तो मैं उसे मौत की सजा दे दूंगा। तो बताओ ये इक्वालिटी है? नहीं, ये गलत है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, अगर मैं राजा हूं लेकिन यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है और मुझे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही अगर काम करना है, तो मैं क्या करूंगा? मान लो कि कोई आया, मेरा एकदम से कोई रिश्तेदार आ गया, उसने एक मर्डर कर रखा है, क्या करना होगा सर? मैं चाह करके भी उसे माफ नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इसे मौत की सजा होगी। तो मैं चाह करके भी माफ नहीं कर सकता, मैं अपनी मर्जी नहीं चला सकता। तो इसलिए लोग जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पे इतना ट्रस्ट करते थे। मोनार्की विद अ कॉन्स्टिट्यूशन। बेल्जियम के बारे में बात करेंगे। अब देखो यार, बेल्जियम में भी वही कुछ सेम चल रहा था। यहां पे भी मतलब एक तरह से कहे तो इंडिपेंडेंट ये इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, ये किसके अंदर में था? तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स के अंदर में था, एक मोनार्की के कंट्रोल में था। जब इन्होंने देखा कि भाई फ्रांस में इस तरह से वहां के लोगों ने विद्रोह किया, तो इनको भी, यहां पे भी रिवॉल्यूशनरीज थे बेल्जियम में, इनको भी इंस्पिरेशन मिला, इन्होंने भी उस तरह का विद्रोह किया और फाइनली ये भी आजाद हो गए। ठीक है, आप देखो कि एक ने अच्छा काम किया, दूसरे ने तुरंत फॉलो किया। नहीं होता है क्या कि क्लास 9th में 10th में बच्चे रहते हैं, कोई बच्चा है भाई नया अच्छा वाला स्मार्टफोन लेकर के आ जाता है, फ्रेंड सर्कल में एक लड़का है स्मार्टफोन लेकर के आ गया, आप लोग भी जिद करने लगते हैं अपने घर पे, यार रोहित के पास तो फोन है, उसके पेरेंट्स ने दे दिया, आप भी मुझे दे दो। हाँ, नहीं करते करते वो ले ही लेते हैं आप लोग, वो मिल ही जाता है आपको। ठीक है, तो यहां पे भी वही हुआ कि वो इंस्पिरेशन की तरह आया और बेल्जियम ने भी आजादी ले ली। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। अगर ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ये क्या है सर? सर ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को भी हम लोग आगे जानेंगे क्या है। ये थोड़ा सैड स्टोरी है। ठीक है, द इवेंट्स स्टार्टेड इन फ्रांस, क्विकली स्प्रेड ओवर। अभी यहां से देखते हैं यहां जो हुआ उसका क्या असर हुआ। द इवेंट्स स्टार्टेड इन फ्रांस, क्विकली स्प्रेड ओवर रेस्ट ऑफ द यूरोप व्हिच बिगन द वॉर ऑफ फ्रीडम, बट द फेट ऑफ ग्रीस सॉ मच ब्लडशेड ड्यूरिंग रिवॉल्ट विद द ऑटोमन एम्पायर। देखो, जैसा कि फ्रांस में जो इवेंट्स शुरू हुए उससे इंस्पिरेशन और भी जितने भी स्टेट्स थे वहां के लोगों ने लिया, वहां के रिवॉल्यूशनरीज ने लिया। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि आपके फ्रेंड के पिताजी ने उसके लिए स्मार्टफोन खरीद दिया, आपने भी अपने पिताजी से डिमांड की, भाई उन्होंने दे दिया, आपको खरीद के दे दिया कि रख लो। हो सकता है आपका एक और फ्रेंड रहा होगा
जो कि जब अपने पिताजी से यही डिमांड करने गया होगा तो उसके पिटाई भी पड़ गई होगी। ये भी तो होता है ना, यही हो। आगे देखिए क्या हुआ। एक चीज आप यहां पे पहले देख ले, द सेइंग ऑफ ड्यूक मैटरनिक वाज एप्ट टू द कंडीशन ऑफ यूरोप एज ही हैड सेड व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। यानी कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। यानी कि यहां जो कुछ भी हो रहा है उसका असर पूरे यूरोप में फैल जाता है। ये जो है ड्यूक मैटरनिक का कहने का मतलब था। ग्रीस में क्या हुआ चलिए जानते हैं। आपके किताब में एक इमेज रहा होगा, ठीक है। कहां से था? तो चलिए, जो ग्रीस का जो केस है उसे अगर हमें समझना है तो इसे थोड़ा एक मैप के थ्रू हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली में ग्रीस में हो क्या रहा था। आपको पता है कि चलिए यहां पे ये जो है, ये जो मैं बना रहा हूं, ये मान लीजिए आप कि ये साउथ अफ्रीका हो गया। इधर में आपका ये इटली है, ठीक है। ये क्या है? इटली, जो कि देख करके लगता है जैसे किसी का पैर हो। हाँ, इधर गए, इधर मान लो आपकी इंग्लैंड मतलब यूनाइटेड किंगडम वगैरह है। इधर ऐसे आए हम लोग, ये ऐसे ऐसे करके इधर आता है और ये फिर यहां से ऐसे जुड़ जाता है, ठीक है। ये जो हमारा है ना, ये हमारा मेडिटेरेनियन सी है। क्या है? मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं यहां पे MS। ये हमारा क्या है सर? ये हमारा क्या हो जाएगा? इटली। क्या हो गया? ये इटली हो गया। ये हमारा रेस्ट ऑफ द यूरोप हो गया, ठीक है। चलिए, यूरोप, ये हमारा यूरोप हो गया। तो ये जो ग्रीस में जो हुआ था उसे हमें जानने के लिए इस मैप को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहां पे जो टर्की, जो पहले जो टर्की हुआ करता था वो एक्चुअली में क्या था? तो सर ऑटोमन एम्पायर था। क्या नाम था? ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। ये ऑटोमन एम्पायर है। अब देखिए आपकी यूरोप, ऑटोमन एम्पायर, यहां पे एक्चुअली में ग्रीस यहां पे था, है ना। ये हो गया हमारा ग्रीस, ठीक है, ग्रीस। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ऑटोमन एम्पायर है। यहां पे जो राजा, एक्चुअली में राजा नहीं, खलीफा है। तो आप ये जान लीजिए कि ये एक मुस्लिम रूल, यानी कि मुस्लिम डोमिनेटेड रूल है। यहां पे जो ऑटोमन एम्पायर में है, जो रूलर है वो क्या है? वो मुस्लिम है। यानी कि यहां पे मुस्लिम डोमिनेंस है। कहां? ऑटोमन एम्पायर में। और जब हम बात करते हैं यूरोप की, तो यहां पे लोग क्या है सर? यहां पे लोग हैं क्रिश्चियन। क्या है? लोग क्रिश्चियन है। ग्रीस में कौन से लोग हैं? तो ग्रीस में भी लोग जो है ना वो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन ही है। ये यूरोप में और ग्रीस में लोग क्या है? क्रिश्चियन है। लेकिन ये जो ग्रीस है ना सर, ये ऑटोमन एम्पायर के अंदर में आ रहा था। ये इसका एक क्या था? हिस्सा था। आ गई बात समझ में? ग्रीस किसका हिस्सा है? ऑटोमन एम्पायर का। तो ग्रीस की क्या इच्छा है, या यूरोप की भी इच्छा आप कह ले, ग्रीस के लोगों की इच्छा कह ले, कि हम जो है अपने क्रिश्चियन भाइयों के साथ में यहां पे रहें यूरोप में मिल करके। तो इन्होंने क्या है भाई कि यहां ऑटोमन एम्पायर से अलग होना चाहा। लेकिन क्या कोई भी अपने अपना जो एक हिस्सा है, राज्य का हिस्सा है, अपनी जमीन है, उसको क्या इतनी आसानी से छोड़ेगा? आप हमें बताएं, क्या छोड़ेगा कोई? इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। तो ऑटोमन एम्पायर ने बोला कि भाई हम नहीं जाने देंगे। ग्रीस ने कहा हमें जाने दो। इन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ, लड़ाई हुई। यहां पे आप ये भी देखें कि जो यूरोप है, यूरोप से भी लोगों ने ऐसा नहीं कि मदद नहीं की, यहां पे भी ग्रीस की मदद की है यूरोप से लोगों ने। बल्कि लोग तो यहां से लड़ने भी जा रहे थे। लेकिन क्या है कि वो लड़ाई जो है, ग्रीस जो है वो हार गया बुरी तरह से। इसीलिए आप अपने किताब में देखेंगे एक पेंटिंग है, द मैसेकर एट कियोस। उस पेंटिंग को आप जब देखते हैं तो आपको पता चलता है कि किस तरह से लोग जो है वो मारे गए थे। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में किस तरह से लोगों का कत्लेआम किया गया था, जो ब्लडशेड हुआ था, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो यही पूरी कहानी है। चलिए ठीक है, वापस आते हैं। अब इसके आगे में हम लोगों को देखना है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग ऑफ रोमांटिसिज्म। ये क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा। तो सर जो अभी जो मैंने जैसे एक पेंटिंग का नाम लिया, द मैसेकर एट कियोस, ठीक है।
उस पेंटिंग को जब आप देखते हैं तो उस पेंटिंग को देख करके आपको बड़ा दुख होता होगा। बचपन में मैं भी जब क्लास 10th में था तो मैंने भी जब किताब में पहली बार देखा उस पेंटिंग को तो मुझे भी लगा कि यार ये क्या है, लोग इस तरह से मर रहे हैं। लोग जो हैं सो ऐसे पड़े हुए हैं जैसे अब तो जान बचेगी नहीं इनकी, या मे भी मर चुके हैं। तो उसे देख करके काफी एक होता है ना कि एक भावनात्मक जुड़ाव आप महसूस कर पाते हैं। तो वही जो है आपको कनेक्ट करना है यहाँ पे कि द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग ऑफ रोमांटिसिज्म, आपको इसी से कनेक्ट करना है। वो जानबूझ करके वो पेंटिंग बनाई गई थी ताकि जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जो ग्रीस के लोग हैं उनके प्रति आपके मन में, जो उस पेंटिंग को देखे उसके मन में उसके प्रति सहानुभूति आ जाए। तो वो एक तरह से लोगों को इमोशनली अटैच करने के लिए उस पेंटिंग का इस्तेमाल किया गया, और ऐसे बहुत सारे टूल्स एलिमेंट्स का इस्तेमाल जो है उस समय आर्टिस्ट्स कर रहे थे ताकि आपकी फीलिंग जो है वो जिसे जरूरत है एक्चुअली में उसके साथ जुड़ सके। जैसे देखते हैं, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वॉज इन्फ्यूज्ड इन पीपल्स माइंड थ्रू न्यू आइडियाज एंड थॉट बाय मेनी आर्टिस्ट्स, थिंकर्स, फिलोसोफर्स एंड राइटर्स। तो ये जो नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना है, इसे एक रोमांटिक फीलिंग की तरह कविताएं लिख करके या उस तरह की पेंटिंग्स बना करके जिसे देख करके जो है लोग जो है एक जुड़ाव महसूस कर सके, एक इमोशनल जुड़ाव महसूस कर सकें और उस चीज के लिए पक्ष ले सकें, ऐसा तरीका जो है वो लगाया जा रहा था और लोगों के दिमाग में उसे इन्फ्यूज किया जा रहा था। इन्फ्यूज करने का मतलब हो गया कि धीरे धीरे उनके दिमाग में इस चीज को भरा जा रहा था। रोल ऑफ कल्चर, अब क्या है देखो भाई, ये कल्चर बड़ा महत्व रखता है हर चीज में। अभी भारत में आप हैं, भारत का कल्चर अलग है, चाइना का कल्चर अलग है। अगर कल्चर ही नहीं रहेगा तो आपकी पहचान मिट जाएगी। तो कल्चर बहुत मायने रखता है, ये बात हम लोग सिर्फ नहीं कहते हैं, ये वेस्टर्नर्स भी कहते हैं। और यही चीज को यहां पर देखो किस तरह से वैल्यू किया जा रहा है कि रोल ऑफ कल्चर, कल्चर का महत्व। आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूजिक हेल्प्ड द आर्टिस्ट्स एंड राइटर्स टू एक्सप्रेस नेशनल फीलिंग्स। और इससे लोग क्या हुए, इंस्पायर्ड हुए, और इसने लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पायर कर दिया। ठीक है, अब कुछ थिंकर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, उनको भी चलो देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया, दस फोक। ठीक है, क्या दस फोक, द ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग पीपल। तो जो एक जर्मनी, जैसे हर देश का अपना एक कल्चर, ऐसा नहीं कि यूरोप है तो यूरोप का एक ही कल्चर है, नहीं सर, यूरोप में भी बहुत सारी विविधताएं हैं, तो सबका अलग अलग कल्चर है अपना। ठीक है, तो जो जर्मनी के थे वो, तो उन्होंने ये बात को कही कि अपने कंसेप्ट में कि जो जर्मन कल्चर है वो अभी भी लोगों ने ठीक से जाना नहीं है। जो असल जर्मन कल्चर है, मैं चाहता हूं कि लोग उसे जाने, लोग उसे पहचाने। और जब आप किसी चीज को जानते हैं तो आप उसका सम्मान भी करते हैं। जब आप किसी चीज को जानते हैं, पहचानते हैं, तभी आप उसका सम्मान करेंगे। और जिस चीज का आप सम्मान करेंगे उसका निरादर कभी नहीं करेंगे। और अगर आप मान लें कि हम लोग अगर जैसे भारत में ही जितने रिलीजन या कास्ट के लोग रह रहे हैं, अगर हम लोग हर कोई एक दूसरे के कल्चर को रेस्पेक्ट जिस दिन करने लग गए ना, सम्मान करने लग गए, तो निरादर तो करेंगे नहीं। तो सर ये लड़ाइयां बंद हो जाएंगी, ये लड़ाइयां बंद हो जाएंगी, लड़ाई होने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप इस तरह से समझे कि सोच, अभी जैसे मैंने ये बात कही, ये दिमाग में आपके कहीं ना कहीं ये बात बस गई है, तो ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं भी अपने पढ़ाने के तरीके से आपके दिमाग में ये बातें इन्फ्यूज कर रहा हूं। तो उसी तरह से ये जितने भी इस तरह के थिंकर्स थे, या मे बी कोई पोएट ही रहा हो, उसने कोई कविता लिख दी इस बात पर, तो वो आपके दिमाग को इन्फ्यूज कर रहा है, आपको मजबूर कर रहा है कि आप सोचें। कैरल कर्पिंस्की celebrated the national struggle through his operas and music, turning folk dances like the Polonaise and Mazurka into nationalist symbols. कैरल कल्पिंस्की ने क्या किया कि जो नेशन का जो स्ट्रगल को उन्होंने कैसे दिखाया, तो उन्होंने अपने कल्चर से रिलेटेड डांस, म्यूजिक, जो फोक सॉन्ग्स थे उनसे दिखाया। अब जैसे आप किसी एक भारत में आप किसी एक रीजन को बिलोंग करते हैं, आप साउथ इंडियन हैं, आप तमिलनाडु को बिलोंग करते हैं, साउथ इंडियन कहना तो सही नहीं होगा, आप इंडियन फ्रॉम साउथ हैं ये कहना ज्यादा सही होगा। ठीक है, क्योंकि वो भी तो है तो हमारे भाई,
है ना। तो आप तमिल से हैं, तो तमिल में क्या ऐसी पोइट्रीज नहीं है जो कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को बता रही हैं? तमिल लैंग्वेज में भी है ना। तो उसी तरह से उन्होंने भी फ्रीडम स्ट्रगल को समझाया, लेकिन अपने कल्चर के रंग में लपेट करके, ठीक है, ओपेरा के इसका इस्तेमाल करके, म्यूजिक का इस्तेमाल करके, फोक डांसेस का इस्तेमाल करके। तो ये लोग जो है देखो कल्चर को भी प्रमोट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम लोगों को उस चीज से अटैच भी कर रहे हैं। रोल ऑफ लैंग्वेज इज इन स्ट्रेंथनिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। अब लैंग्वेज का जो इस्तेमाल है उसको जो है किस तरह से आप कर सकते हो। आपका ठीक है, आपका फोक लैंग्वेज, आपका लोकल लैंग्वेज हो सकता है, कोई भी डायलेक्ट यानी कि बोली हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, तो आप उसका इस्तेमाल करके भी आप एक राष्ट्रवाद का मैसेज आप दे सकते हैं। मान लो कि कोई बंगाली है, उसने बंगाली में एक कविता लिख दी देश के नाम, तो कितना खूबसूरत एग्जाम्पल वो हो सकता है। तो इस तरह की चीजें जानबूझ करके की जा रही थी ताकि लोगों को एकजुट किया जा सके। इट डजंट मैटर वेदर यू आर बंगाली, यू आर गुजराती, यू आर पंजाबी, यू आर बिहारी, एनीथिंग, यू आर इंडियन, आप भारतीय हैं। तो ये चीज आपको पहचानने की जरूरत है सर। और ये चीज हम लोग अभी समझ गए ना इतनी आसानी से, उस समय लोग नहीं समझ रहे थे। उस समय लोगों के लिए एक ही चीज था कि यार मैं तो यार इस रिलीजन से हूं, नहीं हम लोग तो ये है, हम लोग तो शू मेकर है, हम लोग तो भाई हमारा तो यही है, हम लोग शू मेकर है। क्या होता है फ्रांस हमें नहीं पता है, ठीक है। हम लोग आयरन स्मेल्टर्स हैं, हम लोग एक साथ रहते हैं, हम लोगों का एक क्लैन है। नहीं तो फ्रांस की आजादी से हमें क्या लेना है, इस तरह की बातें होती थी। तो ये लाना जरूरी था। अब आगे आप देखिए कि ये जो 1830 में जो हुआ, 1830 में हमने देखा एक रिवॉल्ट हुआ जिसके असर से बेल्जियम में और ग्रीस में हुआ। बेल्जियम वाला सक्सेसफुल रहा, ग्रीस वाला भाई सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक है। तो 1830 से हम सीधा चलेंगे कहां सर, तो 1840 में चलेंगे। उसको जानने से पहले हमें यह समझना जरूरी है, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। हंगर, भूख, हार्डशिप, मेहनत, और फिर उसके बाद रिवॉल्ट। प्रॉब्लम क्या हो रहा था ना सर कि फ्रांस में ही, अभी फ्रांस की ही बात कर रहे हैं हम लोग, 1830 के बाद जो लुइस फिलिप को लाया गया, वहां पे गद्दी पे बिठाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रही थी सर, कुछ खास नहीं हो रहा था डेवलपमेंट। गरीबी अभी भी थी वहां पे, लोग भूखे मर रहे थे। तो आपको तो पता ही है भाई कि लोग भूखे मरेंगे तो सबसे पहले किसको पूछेंगे, रूलर को पूछेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि महंगाई कम हो नहीं रही है। और लुइस फिलिप कुछ कर भी नहीं रहा था। अब उसकी अपनी मजबूरियां रही होंगी, अपनी मर्जी से ज्यादा कुछ वो कर भी नहीं सकता था, ठीक है। तो गरीबी बढ़ी तो फिर से विद्रोह तो होना ही है, फिर से विद्रोह तो लोग करेंगे ही। ड्यूरिंग द 1830s there was an enormous rise in the population all over the Europe as well as France, which led to the situation of unemployment amongst people and became more hostile when food prices were increased and there was a wide spread pauperism all over Europe and France. तो गरीबी का कारण यह था कि पॉपुलेशन अचानक से बढ़ गया, ठीक है, पॉपुलेशन अचानक से बढ़ गया। अब भाई फूड शॉर्टेज तो होना लाजमी है, पॉपुलेशन अचानक से बढ़ जाएगा, वहां पे मान लो कि रिसोर्सेज उतने ही है, पॉपुलेशन बढ़ गया, डबल हो गया, या डबल नहीं हुआ भाई 20% ही बढ़ गया, तो जो लोग हैं उनका खाना भी तो बटेगा ना। उतने लोगों में, आप क्लास में 40 बच्चे हैं, मैंने दिया आपको 80 समोसे, आप दो दो खाएंगे। लेकिन अगर आप जो है क्लास में आपका सभी को 2 मिला, ठीक है, आप 40 हैं, तो मान लो अचानक से जो है वहां पे 40 बच्चे और आ गए, सबको एक एक समोसा मिलेगा, किसी का पेट नहीं भरेगा, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो ऐसा ही होता है पॉपुलेशन बढ़ने से सर, रिसोर्सेज में बंटवारा ज्यादा होने लगता है। तो यहां पे भी वही हुआ पॉपुलेशन बढ़ने से कि, और तब जाकर के महंगाई भी बढ़ गई, लोग परेशान हो गए, पॉपुलिज्म, भीख मांगने की नौबत आ गई। द पीपल ऑफ फ्रांस वर डिससेटिस्फाइड विद द रूल विच कॉज्ड अनदर आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्ट। अब भाई 1830 में अभी तो रिवॉल्ट किया था इन्होंने, 1848 तक फिर से ये लोग जो है तैयार हो गए कि चलो फिर से रिवॉल्ट करते हैं, भाई खाने को नहीं है, चलो रिवॉल्ट तो करते हैं। तो भाई जब एकदम से किसी के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठ जाए ना, लाइवलीहुड जो है वो नहीं चल पाए, तो कोई भी रिवॉल्ट करेगा ही करेगा। यही हुआ, देखिए कैसे हुआ बताता हूं मैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ा सबसे पहले, अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, इंक्रीज्ड प्राइसेस, जो कमोडिटी है, कोई भी कमोडिटी उसका दाम जो है काफी बढ़ गया, तो भाई गरीबी होगी।
और गरीबी की वजह से लास्ट में हो गया रेवोल्यूशन। खाने को तो ऐसे भी नहीं मिल रहा है, मर तो हम ऐसे भी जाएंगे, तो क्यों ना लड़ाई लड़के मरे, हो सकता है भाई कि कोई रास्ता निकल जाए। ठीक है, तो 1848 में फिर से एक रिवॉल्ट होता है। अब क्या हुआ कि जो लोग हैं वो सड़कों पे आ गए, लोग सड़कों पे आकर के सीधा पैलेस की तरफ मार्च करने लग गए, लुइस फिलिप जहां पर बैठे रहते थे। ठीक है, लुइस फिलिप के पैलेस की तरफ मार्च करने लग गए। आगे क्या हुआ वो देखो। सीइंग द क्राउड ऑफ पेरिस आउट ऑन रोड्स, लुइस फिलिपी फ्लेड अवे। लुइस फिलिप ने जैसे ही देखा कि लोग सड़कों पे बाहर आ चुके हैं, उसे पता चल गया कि लोग मेरे ही पास आ रहे हैं, पिटाई भी लगाएंगे। उसने फिर ऐसे करके इतिहास याद किया होगा। हाँ, लुइस 16 के साथ क्या हुआ, गला काट दिया गया। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के साथ क्या हुआ था, उसे भी उड़ा दिया गया था। नेपोलियन के साथ क्या हुआ, नेपोलियन को तो तुरंत नहीं मारा गया था, बाद में वो जेल में मर गया था बीमारी से, वो भी मर गया। तो ये सब बातें याद करके उसे लगा यार क्या ये मुझे भी मार देंगे, वो भाग गया। इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाए वो भाग गया। ठीक है, अब वो भाग तो गया, अब क्या किया जाए भाई, तो यानी कि गद्दी फिर से खाली हो गई, एक नया गवर्नमेंट फिर से बनाना पड़ेगा। फिर से क्या हुआ वो देखो। अ नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक इन फ्रांस, ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स अबव 18। यस, फ्रांस को अब जाकर के पहली बार 1848 में एक रिपब्लिक गवर्नमेंट मिलती है। ठीक है, रिपब्लिक गवर्नमेंट का मतलब यह है कि अब वहां पे प्रॉपर इलेक्शन से जो है रूलर वो इलेक्ट किया जाएगा, और 21 साल से ऊपर जितने भी मेल होंगे उनको क्या किया गया, वोटिंग राइट्स उनको दे दिया गया। नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप, और क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट थी, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से गरीबी थी, तो वहां पे क्या हुआ कि नेशनल वर्कशॉप्स बनाए गए। क्या बनाया गया सर, नेशनल वर्कशॉप्स बनाए गए, ताकि लोगों को वहां पे कुछ काम सिखाया जा सके और लोगों को तब जाकर के एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके। चलिए, अभी एक और यहां पे टॉपिक है 1845 में जो हो गया था, उसे भी बता देना चाहता हूं। रिवॉल्ट ऑफ वीवर्स इन साइलेशिया। वीवर्स यानी कि बुनकर, जो कि बुनाई उनाई का काम करते हैं। अभी क्या है, अभी तो हम लोग जो कपड़े पहनते हैं वो तो फैक्ट्री में भाई बन करके आ रहे हैं, लेकिन उस वक्त क्या था कि मशीनें तो थी नहीं उतनी। ठीक है, भले इंडस्ट्रियल एज आ गया था, लेकिन फिर भी मेनली जो है मेजर जो काम होता था वो वर्कर्स किया करते थे, हैंडलूम वर्कर्स। प्रॉब्लम क्या है उसको समझते हैं। तो ये विद्रोह वीवर्स ने किया था, बुनकरों ने किया था ये विरोध। ठीक है, वीवर्स कौन, जो कपड़े बुनता है, पहले स्वेटर बुनते थे ना लोग, अब तो खैर कोई नहीं, लेकिन ये चीज जो है कौन करता है, तो बुनकर करते हैं। इट वॉज अ वेरी पॉपुलर रिवॉल्ट अराउज्ड बाय द वीवर्स अगेंस्ट देयर कॉन्ट्रैक्टर्स हु रिड्यूस देयर पेमेंट्स। बुनकर काम ऐसे करते थे ना वीवर्स, कि उनको जो है कुछ लोग आते थे जो कि क्या करते थे भाई, कॉन्ट्रैक्ट दे देते थे कि आपको ये, जैसे कि ये काम जो आपको इतने दिन में खत्म करके रखना है, आपको कुछ एडवांस पेमेंट ये रख लो, बाकी आप जिस दिन जो है कपड़े की का ऑर्डर जो है आप तैयार करके हमें दे दोगे, हम लोग बाकी पेमेंट कर देंगे। तो पहला तो कारण ये रहा कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जो कॉन्ट्रैक्ट उनको दे रहे थे, उन्होंने क्या कर दिया ना कि उन्होंने जो दाम है वो घटा दिया, बोला भाई कम पैसे देंगे हम तुमको। तो इस बात से वो नाराज हुए। They came out of their houses, forming groups and bashed into the houses of contractors. अब ये लोग भी जोश में आ गए, हर जगह तो भाई रिवॉल्यूशन ही चल रहा था, तो इन्होंने तो नया सीखा था कि भीड़ इकट्ठा करो और किसी के ऊपर भी चढ़ जाओ। वही हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर्स के घर पे ये लोग घुस गए, घर पे नहीं मतलब वो लोग जहां रहते थे वहां जाकर के लिविंग क्वार्टर्स में उनके अटैक कर दिया। ठीक है, अटैक कर दिया। अब ऐसे ही एक इवेंट में क्या होता है कि वन सच इवेंट डिस्क्राइब्स इन विच अ कॉन्ट्रैक्टर फ्लेड विद हिज फैमिली टू अ नेबरिंग विलेज। तो एक इवेंट की बात बताई जा रही है कि कॉन्ट्रैक्टर को मजबूरी में अपनी जान बचाने के लिए उसे बगल के गांव में भागना पड़ा, वेयर ही वॉज रिफ्यूज्ड शेल्टर, जहां पे उसको शेल्टर देने से भी मना कर दिया गया। बोल गया कॉन्ट्रैक्टर हो, उसने कहा हाँ बचा लो मुझे, मैं और मेरे परिवार को, चलो भागो यहां से। ओके, लैटर ही रिटर्न्ड requisitioned the army where 11 weavers were shot। तो वो गया, वापस गया, और लास्ट में कोई उपाय नहीं था, वो आर्मी के पास गया। आर्मी को उसने कहा कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, हमें जो है हमारे पीछे वीवर्स पड़ गए, जान से मार देंगे। तो आर्मी जो है वहां पे आई, और इसी तनातनी में 11 वीवर्स जो थे उनको गोली लग गई और वो वहीं पे मर गए। तो ये कोई अच्छा इवेंट तो है नहीं। जो कुछ भी हुआ वहां पे हिंसा हुई, लेकिन इसमें लोगों की जान गई,
ये जानना जरूरी है आपको, ठीक है, ये जानना आपको जरूरी है, ठीक है, आप समझ गए बात को। तो सर फ्रांस जो है, अब आप समझ लो कि फ्रांस का केस ओवर हो चुका है, लेकिन हमने मतलब है कि फ्रांस में रिपब्लिक गवर्नमेंट आ गई, फ्रांस को आजादी मिल गई, फ्रांस का केस ओवर है। लेकिन हम लोगों को क्या जानना है कि फ्रांस के अलावा भी बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं, या यूं कहे कि स्टेट्स हैं, जिनको आजाद होना जरूरी है। और जैसा कि ड्यूक मेटर्निक ने तो हमें बहुत पहले ही कह दिया है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लगती है। यानी कि जब फ्रांस में कुछ होता है तो उसका असर पूरे यूरोप में देखने को मिलता है। ये तो हमें बहुत पहले ही सिखा दिया गया है। तो अभी यही होगा, एक एक करके आप देखेंगे कि कैसे जो है रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स, फिर कैसे यूनाइटेड किंगडम और इटली, इस तरह की जगहों पे जो है फिर से कैसे जो रिपब्लिक गवर्नमेंट या आप कहें जो एक विद्रोह जो है वो होता है, इसको भी हम लोग एक एक करके देखेंगे।